पोलैंड वीज़ा रेशो कैसी है? क्या कितनी कॉस्ट आएगी वीज़ा के लिए? सर मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा? मेरा इतना स्टडी गैप है, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो इतनी है। तो इसके बारे में ये सारी वीडियो है, हर पॉइंट को मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर अप किया है। क्या आप पोलैंड के वीज़े के लिए एलिजिबल हैं? और जो इसकी स्टोरीज़ बनी हुई हैं कि जी पोलैंड का वीज़ा रेशो बहुत बुरा है, तो उसकी इस स्टोरी के पीछे क्या असल वजह है, इसके बारे में ये सारी वीडियो है। तो वीडियो को आप देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जो फर्स्ट स्ट्रेट आंसर आता है कि पोलैंड की सर वीज़ा रेशो कैसी है, इसमें दो आंसर है मेरे पास। फर्स्ट थिंग है कि पोलैंड की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, मोर देन 90% चांसेस है। और दूसरी है बहुत बुरी है, जिसमें आपके चांसेस बस 5 से 10% है। अब ये कौन सी कैटेगरीज हैं, इसको मैं दोनों जो है वो आगे क्वेश्चंस को कवर अप करता हूँ। देखें, पोलैंड में वीज़ा रेशो, पोलैंड हो गया या यूरोप के बाकी कंट्रीज़ हो गए, ये यूरोपीय यूनियन के अंदर आते हैं। इनके सारे वीज़े को, कमीशन को ईयू कंट्रोल करता है। इस चीज़ को पहली बात समझें। पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, या जितने भी 26 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे वीज़ा लेने का मकसद ये है कि जो आपकी फ़ाइल है, ये पूरे यूरोपीय कमीशन का जो इनका आपस में इंटीग्रेशन है, जो इनका सिस्टम है, उससे पास आउट होनी है, तो आपको वीज़ा मिलना है। इन सारे कंट्रीज़ में अगर एक कंट्री भी एक्स्ट्रा वीज़े अलाउ करना शुरू कर दे, क्योंकि ये शेंजन जोन है, आपने यहाँ पे पहुँच के एक मुल्क में तो टिकना नहीं, आपने कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, तो इसके लिए ये सारा प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसकी वीज़ा रेशो जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब वो कौन से फैक्टर हैं? देखें, स्टूडेंट कैटेगरी की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट कैटेगरी में देखें, जितना स्टूडेंट की प्रोफाइल अच्छी है, आप अपने आप को तो यार आप देखते नहीं हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट है जिसकी हर चीज़ पूरी है, उसका आइल्स पोलैंड के लिए नहीं रिक्वायर्ड, उसका आइल्स भी है, उसके मार्क्स 3.9 से ज़्यादा हैं, उसका स्टडी गैप नहीं है, उसकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट है। ये सारी कैटेगरीज वो फॉल करती हैं। वो मेरे से अभी लिखवा ले कि उसका वीज़ा मोर देन 90% चांसेस है। और एक वो बच्चा जो एफएससी में या अपने बैचलर में 2.0 सीजीपीए से पास हो रहा है और उसके मैट्रिक में जो नंबर हैं 51% हैं, स्टडी गैप भी बहुत ज़्यादा है, बैंक स्टेटमेंट भी फेक बनवानी है, और इसके अलावा उसको उसका जो नॉलेज लेवल है वो ज़ीरो या इससे भी माइनस में जिसकी बात करता हूँ वो है। तो वो आके जब क्वेश्चन करता है कि सर पोलैंड की वीज़ा रेशो कैसी है, तो उसके लिए सीधी सी बात है कि उसके वीज़े चांसेस जो हैं वो 50-50 हैं। ये मैं सीधा अपने मैसेजेस में भी उसको बताता हूँ कि आपके चांसेस इस तरह हैं। देखें, आपको, मुझे दुख होता है कि ये आप पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, फिर भी आपको जो है ना इतनी सेंस भी नहीं है कि आजकल का जो आपका इतना इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, आप इसमें भी ये जज नहीं कर सकते कि आप क्या इस कैटेगरी पे पूरे उतर रहे हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। जो एम्बेसी की वीज़ा रिक्वायरमेंट है, जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, क्या आप उनको पूरी कर रहे हैं? क्या आपके एजुकेशनल ग्रेड्स इतने हैं? क्या आपका इंग्लिश का जो लेवल है, इधर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है? क्या उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए हैं, क्या वो आपके पास पूरे हैं? आपकी डिग्रीज अटेस्टेड नहीं है, वो बगैर अटेस्टेशन के डिग्री के कैसे आपको जो है वो आपकी जो एजुकेशन है उसको क्रेडिबिलिटी को वो नोट कर लें। फिर बात आती है कि सर बैंक स्टेटमेंट मैं कैसे मैनेज करूँगा। देखें, बैंक स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि आपके पास फाइनेंशियली आप इतने साउंड हैं कि आप जाके वहाँ पे अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकें। बच्चे कहते हैं मैं इन्वेस्टर से बनवा लूँगा, यहाँ पे 2 करोड़ की बनवा लूँगा, 50 लाख की बनवा लूँगा। ये सीन नहीं है। एम्बेसी में रोज़ केसेस जाते हैं, जिनको पता लग जाता है, वहीं पे वो इस पॉइंट पे रिजेक्शन लगाते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपका अकाउंट बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, इसमें एटलीस्ट 1 मिलियन या इतना जो है उसका सर्कल रहना चाहिए, तो पता लगे कि आपके पास ऑलरेडी कुछ पैसे हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर मेरे से 10 लाख ले लें, 5 लाख ले लें, मुझे पोलैंड का वीज़ा दे दें। यार फिर तुसी कहते कि बूटा गालां कटदा है। यार ये कोई चीज़ है मार्केट में पड़ी हुई है, कोई सब्ज़ी प्याज है, ये कोई फ्रूट की रेडी लगी हुई है, या कोई हमने मिर्चों का ट्रक जो है वो
गोदाम में भेजा हुआ है कि आप जी आएंगे, आप हमें पैसे पे करेंगे और ये वीज़ा हम निकाल के आपको दे देंगे। मार्केट में ऐसे बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, पोलैंड के नाम पे हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के नाम पे जो डन बेस का काम करते हैं। जहाँ पे जिस बंदे ने डन बेस का काम कह दिया, समझ लें वहाँ पे उसका जो है वो डाउटफुल काम हो गया। जो समझने वाला है वो वहीं पे ख्वाबों में चला गया। तो ये इस चीज़ से बचें, आप अपनी रियलिटी को, अपनी प्रोफाइल को जज करें कि क्या वाकई आप एलिजिबल हैं। अगर आपका पोलैंड देखें, मैंने पहले बता दिया कि उसके 90% से ज़्यादा चांसेस हैं। जिस बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, उसको वीज़े में कोई उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। उसके वीज़े की फ़ीस क्या है आपकी? 17,000 पोलैंड की वीज़ा फ़ीस है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं 17,000 सिर्फ वीज़ा फ़ीस मेरी कॉस्ट आई है। इसके अलावा सारा प्रोसेस मैंने खुद किया था। तो ये बात आप लोग जब आप कहते हैं कि 10 लाख ले लें, 5 लाख ले लें, तो यहीं पे ही बात आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई अलमारी में नहीं मैंने वीज़े रखे हुए हैं, यहाँ पोलैंड के वीज़े ऐसे पड़े हैं कि वो आपको ये आपने पासपोर्ट दिया और उस पर स्टैम्प कर दें। क्यों स्टैम्प कर दें? वट यू हैव, आपके अपने पास कौन सी ऐसी स्किल है? पोलैंड को आपकी क्या ज़रूरत है? ना ਤੁਹਾਡੀ शक्ल अच्छी, ना ਤੁਹਾਡੇ करतूत अच्छे। वाई दे विल गिव यू वीज़ा? वाई दी अदर कंट्रीज़? क्या कौन सी ऐसी खामी है, कौन सी ऐसी खूबी, सॉरी खामियां तो बेशुमार है, खूबी बताएं मुझे अपनी। चौथे नंबर पे मैं बता रहा हूँ, ये जो पासपोर्ट ग्रीन जिसको आप लेके घूमते हैं, ये चौथे नंबर पे वर्स्ट पासपोर्ट है। किस बेस पे वो आपको वीज़ा दे दें? कोई तो आपके अंदर ऐसी स्किल, कोई आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, कोई आप में। तो ये जो अच्छा फिर कहते हैं जी वीज़ा रेशो मैं कैसे श्योर करूँ? यार आप अप्लाई करें, आप चांस लें। चांस अब जिन जो माठी प्रोफाइल वाले बच्चे हैं तो वो चांस ही ले सकते हैं। चांस लेना ज़रूरी है कि चांस नहीं लेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? कहीं होगा क्या पता उस टाइम तुक्का लग भी जाए। और ये तुक्के शुक्के वाली बात बहुत फजूल लगती है। आप रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी करें, अपनी हर चीज़ अपनी पूरी पूरी चेक लिस्ट लेके जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात आ गई कि वीज़ा कैटेगरीज, आपका विज़िट वीज़ा है, आपका स्टूडेंट वीज़ा है, आपका जो है वो बिज़नेस वीज़ा है। तो किस इमिग्रेशन का वीज़ा है, तो कौन सी कैटेगरी है, ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करें, आपकी वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यहाँ पे इतने अब मुझे एक बंदे की कॉल आई कि मैं 19 लाख यूके का विज़िट वीज़ा जो है ना वो एजेंट ने मुझे ले दिया, वीज़ा मेरा लग गया। 19 लाख एक बंदे ने विज़िट वीज़े की उससे जो है वो ले ली है। अब उनके माइंड में ये होता है कि हम विज़िट वीज़े पे जाएंगे और वहाँ पे जाके काम शुरू कर देंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। अब किसी कंट्री का भी विज़िट वीज़ा उसके वर्क वीज़े में कैटेगरी में वो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया कि वो कन्वर्ट करें। ये क्या करते हैं, इनके माइंड में ये होता है वहाँ पे जाके हम भाग जाएंगे, हम इलीगल हो जाएंगे। भाई आजकल इतना एडवांस्ड आईटी का दौर है, आपके फेस रिकग्निशन के कैमरे हैं, आपको दूसरे दिन 10 दिन छुप लेंगे, 20 दिन छुप लेंगे, फिर आपको छापा पड़ गया, आपको इन्होंने वापस डिपोर्ट ही करना है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ काला मुंह होना कि वही नहीं जल्दी वापस आए। 19 लाख रुपया एक बंदा लगा रहा है यूके का विजिट, करना क्या है? गॉड, ऐसे ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं कि यार आप प्लीज़, जब आपका दिमाग में अगर थोड़ी सी है कुछ आपकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, तो आप ये चीज़ें पढ़ के, जो काउंसलर है, जो एजेंट है, वो अपनी सर्विसेज के पैसे ले रहा है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपकी अगर आप इतने काबिल नहीं हैं तो वो उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन में असिस्ट कर सकता है, वो आपको एडमिशन में असिस्ट कर सकता है, वो वीज़ा प्रेपरेशन में असिस्ट कर सकता है, फाइल प्रेपरेशन में, लेकिन वो वीज़े की कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जब ये वीज़ा रिजेक्ट होगा, इन्होंने सारा जो है वो अपने काउंसलर पे, अपने एजेंट पे डाल देना, नहीं जी मेरा तो केस ही नहीं उन्होंने सही किया, तो तेरा सी सेक्शन करना सी उन्हें। यार आप समझें, आपको वीज़ा क्यों दे, वाई दे विल गिव यू वीज़ा? कौन सी ऐसी आप में खूबी है कि मैं आपको कह दूं क्या वीज़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ दूसरी वारी घर साल नहीं दिंदा तो तुसी वीज़े की गल करते हो। और सबसे बड़ी बात कि वीज़ा जो लेने वाला है उसको पता ही नहीं है कुछ, उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता, उसको अपने स्टेटस का नहीं पता, उसको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वो बस अपने कंधे से उठा के दूसरे, कुछ लोग कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सारा कुछ मैं प्रोसेस करूँ, आप मेरा केस कर लें। काउंसलर ने अपनी सर्विसेज के पैसे लेने हैं, लेकिन जो बच्चा जिसको अपनी उसकी एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं क्यों बाहर अप्लाई कर रहा हूँ, क्या उसकी रीज़न है, मैं क्या मोटिवेशन मेरी क्या है, क्या किस लिए मैंने जाना है, कौन से प्रोग्राम्स हैं, इनका फ्यूचर स्कोप क्या है, काउंसलर मेरे से पूछ सकता है आपने ये सब्जेक्ट, वाई यू चूज पोलैंड, वाई यू चूज यूके, वाई यू चूज यूएसए। वहाँ पे फिर इनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं।
आप अपनी एक मोटिवेशन की 2 लाइनें स्टेटमेंट्स की अपने हाथ से नहीं लिख सकते, आप कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको सीवी बनाने का नहीं पता, बात करते हैं कि आपको वीज़ा जो है वो डन बेस हो चाहिए। पोलैंड की वीज़ा रेशो बहुत बुरी है, ये मैं पहले कहता हूँ। वीज़ा रेशो उनके लिए अच्छी है जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, जिनको एम्बेसी को उनको अपॉइंटमेंट में भी कोई इशू नहीं मिलता। यार आपकी अपॉइंटमेंट ना मिलना, इसकी 2 रीजंस हैं, 2 बड़ी रीजंस है। एक तो एम्बेसी के पास हर एक लल्लू पंजू की जब एप्लीकेशन गई है उसके पास एक लंबी लाइन हज़ारों की उसके पास क्यू लगी हुई है, हज़ारों की सॉरी 100 की उसके पास क्यू लगी हुई है। तो वहाँ पे जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपॉइंटमेंट का जो है वो इशू आता है, क्योंकि उनके पास वीज़ा नंबर जनरेट्स हुए हुए हैं। और फिर आता है कि जी वीज़े कि कितने वीज़े आए हुए हैं। कुछ कहते हैं जी हमारे पास इसके पास पोलैंड के वीज़े आए हुए हैं, यूके के वीज़े आए हुए हैं, यूएसए के वीज़े हैं। ये सारी बकवास है, सब कोई सीन नहीं होता। किसी कंट्री का आजकल ऐसे प्रीपेड वीज़ा नहीं है, ये कोई प्रीपेड सिम नहीं है कि आपने जहाँ पे जाके पैसे दिए और ख़रीद ली, ठीक है ना। ये प्रॉपर आपकी एप्लीकेशन है, आपकी असेसमेंट है और उसके बाद आपको वीज़ा मिलता है। पोलैंड में बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल जिस इसमें पॉइंट ये है कि आपकी रीज़न ऑफ गोइंग, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका स्टडी के आपके ग्रेड्स हैं, आपकी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है। और एक बात और जहन में रखें कि हर कंट्री की एक रेशो होती है कि हमने इतने वीज़े जो है वो इशू करने। वर्क वीज़े की बहुत बुरी रेशो है पोलैंड की। वर्क परमिट लेना, ये वर्क परमिट लेना, वहाँ से इनविटेशन लेना, ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एजेंट पाकिस्तान में ही आपको लूट लेते हैं और कहते हैं कि डन बेस वीज़ा है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। कल मुझे कॉल आई, एजेंट कह रहा है कि 15 लाख का वीज़ा दूंगा और ये किस्तों में आपने पैसे देने हैं। तो भाई ये मुझे बताइए, उसने मुझे भेजा ये फेक है, ये ओरिजिनल है। मैंने उसको एक नज़र देखा, मैंने कहा यार ये फेक है। मैंने कहा मुझे असल बात बताओ, डन बेस कह रहा है कि वीज़े के बाद पैसे लेने हैं, पहले उसकी क्या डिमांड है? वो कहता है जी 1.25 लाख रुपया पहले ये मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रोसेसिंग करूँगा, आपका जो है यहाँ पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। अब मैंने उसे स्ट्रेट बोला कि तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट ही फेक है, ये जो 1.25 लाख तुमने देना है ये ज़ाया हो रहा है। अगर तुमने इसको वेस्ट करना है तो उसको पैसे दे दो। आपके पास जो लेटर आता है उसका प्रॉपर वे है वर्क वीज़े के हवाले से कि यहाँ से कंपनी आपको पहले एक इंटरव्यू करती है, आप पहले अप्लाई करते हैं, फिर वो आपका इंटरव्यू करती है, इंटरव्यू के बाद आपको इनविटेशन जारी करती है, उस इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे वर्क परमिट उसने अप्लाई करना है यहाँ की गवर्नमेंट का, और उसके बाद जो है वो वीज़ा आपको जो है ना उसके बाद वर्क परमिट वीज़े के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो खाली वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट तो किसी मुल्क का भी अब नहीं है, और इस पे ये आपको लूट के आपका 1 लाख 1.5 लाख जो है वो आराम से ज़ाया हो जाता है। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं कि पोलैंड की वीज़ा रेशो क्या है, पोलैंड की वीज़ा कॉस्ट क्या है और कितने चांसेस हैं आपके वीज़े के, ठीक है। तो कुछ बच्चों को बड़ी मायूसी होगी और ये रियलिटी है। सच को जान के आपको जीना चाहिए। बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो ये कबूतर का कसूर है। पोलैंड की जो वीज़ा कॉस्ट है ये है 17,000। वाकई में इतनी है? कैसे है? क्योंकि वीज़ा फीस ही इतनी है। बाकी कौन सी कॉस्ट आ गई? हेल्थ इंश्योरेंस आपने अपने लिए के लिए है, टिकट आपने अपने लिए, उतर तुझे भला मंठार ते पहुँच जाओ, किसी ने कोई टेंशन नहीं। बात ये है कि आप इन चीज़ों को कॉस्ट का जब आप पूछते हैं तो इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। आपकी वीज़ा फ़ीस, आपकी फिर जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ीस, सबसे बड़ी अगर स्टडी पर्पज़ है, वर्क परमिट, आप जिस कंपनी से अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, जिसको अपनी सीवी दिखा रहे हैं, वो कितने में आपके साथ ये उसकी डीलिंग होती है, उस काउंसलर के साथ, उस एजेंट के साथ, ये उसकी कॉस्ट है एक्चुअली। उसके बाद ये सारा जो है वो ब्लैक में प्रॉफिट है जो अन्य वहाँ पाकिस्तान में 20 लाख 25 लाख यूरो के वीज़े का ले रहे हैं। इन बातों को समझे, कोई अपनी अक्ल के थोड़े से पेज यूज़ कर लिया करें, कुछ थोड़ा सा गूगल कर लिया करें। बस पागलों की तरह बिफरे फिरते हैं कि जी ये ले लें पैसे, हमसे वीज़ा दे दें, ये ले लें, ये ले लें। अगर वीडियो सही लगती है, चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको सच्ची लगती हैं, वो नहीं लगती होंगी। एक लड़के का कल कमेंट आया, सर यहाँ तो मजाक कर लो या इस गल कर लो। यार मजाक के साथ भी तो बात हो सकती है। लाजमी है यहाँ पे मैं गुस्सा सा सीधा सा मुँह लेके बैठा हूँ और आपको बातें सारी समझा रहा हूँ? कैसे लोग हो यार तुसी। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।